अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स की जो कि हमारे पेशेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कीमोथेरेपी इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, और मेजॉरिटी पेशेंट्स को हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। और कीमोथेरेपी इज़ बेसिकली ट्रीटमेंट जिसमें हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं, वो इंजेक्शंस की शक्ल में देते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो कि ड्रिप्स की शक्ल में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ड्रिप्स की ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में इट जस्ट टेक्स 15 to 20 minutes, और कुछ पेशेंट्स में it can go up to 6 to 7 hours, and in certain patients it can go up to 46 to 48 hours, and then 100 to 105 hours. So it depends कि हम आपको कौन सी कीमोथेरेपी दे रहे हैं, किस कैंसर में दे रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ वेरिएबल फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। हमने बात करनी है कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के जो हमारे पेशेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, एंड दे आर रियली वरिड कि हम इनको कीमोथेरेपी ऐसे इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। जो सबसे मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हेयर लॉस होता है कीमोथेरेपी से। लेकिन ये याद रखिए कि सब कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर में जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उससे हेयर लॉस होता है। कोलन कैंसर में जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसमें हेयर लॉस नहीं होता। इस तरह लंग कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें हेयर लॉस होता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोटोकॉल कि आपको हम कौन सी कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर आपको बताएगा कि हेयर लॉस होना है या नहीं होना। हेयर लॉस जिन मेडिसिन से होता है ऑब्वियसली वो कंप्लीट होता है, लेकिन टेम्परेरी होता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है। जब कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है तो हेयर कैन ग्रो बैक। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि पहले हमारे बाल सफ़ेद थे, अब काले आए हैं। कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे भी बताते हैं कि पहले हमारे बाल जो थे वो इतने हेल्दी नहीं थे, अब ज़्यादा हेल्दी आए हैं। मकसद कहने का ये है कि हेयर डू कम बैक, एंड समटाइम्स दे आर इवन बेटर देन बिफोर। हेयर लॉस इज़ अ टेम्पररी इवेंट, एंड अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो इवेंचुअली इट विल रिकवर बैक। यू हैव टू गो थ्रू दैट टेम्पररी पीरियड जो कि काफ़ी इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग होता है because of hair loss, लेकिन we have to fight it through in a courageous way. बहुत सारी wigs मौजूद हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कैप पहन सकते हैं, आप टर्बन पहन सकते हैं, आप हेड कवर कर सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं। There are so many options to cover your head. Then there are so many options जिसमें wigs आपको different तरीके की अवेलेबल होती है और आप वो पहन सकते हैं। All you need to know is that you have to go through this period. और लेकिन हेयर लॉस इज ऑब्वियसली इज़ नॉट अ साइड इफ़ेक्ट जिससे हम डॉक्टर ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरा जो कॉमन इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी का आपकी बॉडी पे होता है वो नोज़िया एंड वॉमिटिंग होता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं कि हम नोज़िया वॉमिटिंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट्स। We have very effective medicines which can manage this side effect. कोशिश यही होती है कि किसी पेशेंट को अगर नोज़िया हो रहा है तो वॉमिटिंग किसी को ना हो। We give a lot of medicines जो कि कुछ कंपल्सरी होती है, कुछ एज नीडेड होती हैं टू काउंटर दीज इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट जिसकी मैं बात करूँगी वो स्टमक अपसेट होना, यानी कि डायरिया होना। डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ फ्यू कीमोथेरेपीज़ जो कि बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग होती है कि वो डायरिया करेगी। आपकी इंटेस्टाइन में ऐसी चेंजेस आएंगी कि वो आपको डायरिया होगा। फॉर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स व्हाट वी डू इज़ we give antidiarrheals, we give rehydration fluids to the patients, जिसको हम ORS बोलते हैं, वो साथ देते हैं और हम बताते हैं कि अगर डायरिया हो तो as soon as you have diarrhea you start these medicines so that your diarrhea stops. Generally infective diarrhea नहीं होता, it is not due to infection. Antidiarrheals are the appropriate drugs to be given to these patients. लेकिन होता यह है कि जब आप इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो सेकेंड थर्ड डे तक अगर डायरिया आपको प्रोलॉन्ग्ड होता है तो आपको
इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है. सो ऐसे पेशेंट्स जिनका डायरिया प्रोलॉन्ग्ड होता है और जिनको साथ में फीवर भी होता है, सो वो उन पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस करते हैं. सो ऑब्वियसली ये एंटीबायोटिक्स फर्स्ट डे पे नहीं एडवाइस की जा सकती, ये आपके पेशेंट की कंडीशन उस टाइम असेस करके फिर एडवाइस की जाएंगी. सो अगर आपको कीमोथेरेपी के दौरान डायरिया हुआ है तो टेक द मेडिसिन विच आर ऑलरेडी गिवन टू यू. एंड सेकंड और थर्ड डे पे अगर आपका डायरिया नहीं सेटल हो रहा, देन यू हैव टू सी अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और योर oncologist, whoever is available near to you, and they will advise you some antibiotics, they will do some tests to find out कि आप न्यूट्रोपेनिक तो नहीं है, आपके वाइट सेल काउंट लो तो नहीं है, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, and they will treat you accordingly. So the key is कि if you have this complication, if you have diarrhea, so we have to manage it earliest possible. So जितना आपका डायरिया prolonged होगा, obviously it has a very bad impact on your health, और it can be life threatening as well. So you have to take special measures to पहली बात तो यह है कि प्रिवेंट डायरिया, दूसरी बात यह है कि मैनेज डायरिया, तीसरी बात यह है कि अगर डायरिया प्रोलॉन्ग्ड है तो मैनेज इट इन अ मोर इफेक्टिव वे. सो यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन स्टेटस, ज़्यादा पानी पीना है. इसके अलावा आपको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन भी करनी होती है जब डायरिया होता है. ऑब्वियसली अगर आप डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप योर डायरिया कैन गेट वर्सन. सो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी डाइट को सॉफ्ट डाइट कर लें और खिचड़ी, दलिया, यखनी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपके इंटेस्टाइन जो है वो जल्दी रिकवर कर जाए. सो इसके अलावा जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी का होता है जिसके बारे में बात करूँगी, वो बॉडी पेन्स है. सो बॉडी पेन्स सारी मेडिसिन से नहीं होती, बट जनरली हम कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं जो कि वाइट सेल्स को मेंटेन रखने के लिए होती हैं, उनसे बॉडी पेन्स होती हैं. इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो बॉडी पेन्स करती है. सो इन पेन्स को मैनेज करने के लिए हम बहुत इफेक्टिव पेन मेडिसिन देते हैं, 1, 2, 3. जनरली मैं 3 पेन मेडिसिन पेशेंट्स को लिख के देती हूँ कि अगर एक से नहीं ठीक होगा तो दूसरी लेंगे, दूसरी से नहीं ठीक होगा तो तीसरी लेंगे. सो दे हैव ऑल दी मेडिसिन एट होम कि अगर उनको पेन है तो वो मैनेज हो जाए. जनरली ये पेन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, सो यू हैव टू जस्ट मैनेज इट एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल. So pain is one of the side effects that is generally not very serious, but it has to be managed so that our patient can remain comfortable. उसके बाद कीमोथेरेपी रिलेटेड फटीग जो है वो बहुत कॉमन होती है. सो आप टायर्ड फील करते हैं, आपको वीकनेस होती है. सो उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू टेक प्रॉपर वाटर इनटेक. आपने अपनी मेडिसिन, अगर कोई बीपी शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. कि समटाइम्स बीपी लो होता है, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और आप वो वाली मेडिसिन लेंगे तो योर बीपी इज फर्दर लो, so that can lead to weakness. So you have to make appropriate adjustment in your home medicines या in your medicines जो कि आप पहले से ले रहे होते हैं. ठीक है, sometimes BP की medicines बंद करनी पड़ती हैं, sometimes diabetes की medicine adjust करनी पड़ती हैं. कुछ patients की diabetes uncontrolled भी हो सकती है because of stress or because of certain medicines that we give, और कुछ patients की जो diabetes होती है वो बेहतर भी हो सकती है because उनका oral intake कम हो जाता है. So you have to check your sugars and take your medicines accordingly and adjust your medicine accordingly. So उसमें आपको हेल्प चाहिए हो सकती है मेडिकल स्पेशलिस्ट की, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की, अपने डाइटिशियन की, अपनी डायबिटोलॉजिस्ट की. सो यू हैव टू स्टे इन कांटेक्ट विद योर डॉक्टर्स जो कि आपके डायबिटीज़ मैनेज कर रहे होते हैं. इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है फीवर. सो कीमोथेरेपी में अगर फीवर होता है तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. सो अगर फीवर कीमोथेरेपी के पहले या दूसरे दिन हुआ है तो वो फीवर जनरली ड्यू टू मेडिसिन हो सकता है और वो इतना सीरियस नहीं होगा और आप उसके लिए फीवर वाली मेडिसिन लेंगे, एंटीपायरेटिक्स जिसमें पैराडोल शामिल है, तो वो उतर जाएगा. लेकिन अगर फीवर आपका कीमोथेरेपी के 5th, 6th या 7th डे जाके होता है या 2nd वीक में फीवर होता है तो दैट कैन बी वेरी सीरियस समटाइम्स. सो वो फीवर जो होता है अगर वो हाई ग्रेड है, स्पेशली अगर वो 100 से ऊपर है, तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. सो उस फीवर में हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपना CBC का टेस्ट कराएं. अगर आपके वाइट सेल्स लो होंगे तो हम आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक एंटीबायोटिक्स देंगे. सो हम आपको असेस करेंगे टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फीवर. अगर फीवर हो रहा है तो इन्फेक्शन किधर हुआ है, गले का इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है,
यूरिन का इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट द डॉक्टर नीड्स टू इवैल्यूएट यू कि इन्फेक्शन हो रहा है तो किस जगह का इन्फेक्शन है और फीवर किस इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ताकि हम उसके अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स शुरू करें। सो अगर आपके सीबीसी में वाइट सेल्स आपके नॉर्मल आते हैं तो फिर तो आपका इन्फेक्शन कोई भी डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, जिसमें आपका जीपी भी हो सकता है, जिसमें आपका लोकल डॉक्टर भी हो सकता है, आपका इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके वाइट सेल्स लो आ रहे हैं आपके सीबीसी में, तो यू हैव टू स्पीक टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट, बिकॉज यू मे रिक्वायर एडमिशन और यू मे रिक्वायर सर्टेन मेडिसिन जो कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको एडवाइस करेंगे। सो वी हैव टू ट्रीट दिस फीवर इन टाइम। सो अगर आप इस फीवर को ट्रीटमेंट को डिले करेंगे और पेशेंट को घर में रखेंगे और इग्नोर करेंगे, तो दिस fever can be life threatening. So all patients who have chemotherapy, and if they get fever during second week of chemotherapy and it is more than 100, so in that case they need to do a CBC test, और CBC हमें बताएगा white cells normal है कि low है, white cells normal है, so you can take your antibiotics with from your GP according to the condition they assess कि किस जगह का infection है, कौन सी antibiotic देनी है। लेकिन if your white cells are low, then you have to come to your oncologist. You have to speak to your oncologist so that they can be advising you certain medicines to improve your white cell count. के बाद एक important side effect जो कि मैं आप के साथ अभी डिस्कस करना चाहूँगी वो है स्किन चेंजेस। सो कीमोथेरेपी के दौरान स्किन और नेल चेंजेस आती हैं। सो जनरली क्या होते हैं, आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, और कुछ कीमोथेरेपीज ऐसी होती हैं जो आपके स्किन की पिगमेंटेशन कर देती हैं, खास तौर पे हाथ और पाँव की। सो जनरली ये पिगमेंटेशन इतनी कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होती, ये रिवर्सिबल होती है। जब आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है तो आपका कलर उसी तरह नॉर्मल हो जाता है। आपके नेल्स जब ग्रो करते हैं तो वो जो डिस्कलर्ड पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है और नया नेल जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन के साथ अगर कोई कट्स हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपकी स्किन पील कर रही है, उसमें रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, देन यू नीड स्पेशल ऑइंटमेंट्स टू सूद दैट एरिया, to soothe the inflammation, और अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो treat the infection. So generally what I do is I give my patients some creams जो कि basically इसलिए दी जाती है ताकि अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन हो या स्किन रिलेटेड चेंजेस हो तो उस वक्त अप्लाई कर ले और वो सेटल हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा होता है कि किसी नेल में आपको लग रहा है कि पस आ गई है या नेल में कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस यू मे नीड मोर एंटीबायोटिक्स. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज सम मॉइस्चराइजर. द सेकंड स्टेप वुड बी टू यूज सम mild steroid creams to soothe the inflammation, and the third step would be to give antibiotics if you have infection in your nails या किसी भी for that matter skin में किसी भी जगह पे infection हुआ है, to treat it quickly. So एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कीमोथेरेपी में देते हैं वो है म्यूकोसाइटिस. म्यूकोसाइटिस यानी कि मुंह के अंदर छाले का बनना या मुंह के अंदर माउथ सोर्स बनना. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट, और ये काफ़ी कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत सीवियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ओरल इंटेक कम हो जाता है और वो खाना पीना नहीं कर सकते. सो ऐसे पेशेंट्स जिनको माउथ सोर्स होते हैं उनमें खाना पीना इतना कम हो जाता है कि उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज आवर फार्मेसी मेड सर्टेन कॉकटेल्स या कुछ माउथ वॉशेस बनाती है जो कि कुछ मेडिसिन का मिक्सचर होते हैं. दे आर सो इफेक्टिव कि अगर पेशेंट हमारी बात माने और उसको कंटिन्यूसली यूज करें थ्रू आउट द ट्रीटमेंट तो उनको माउथ सोर्स होंगे ही नहीं. एंड कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं यूज़ करते और फिर जब उनको होता है प्रॉब्लम दे यूज़ इट एंड दे फाइंड इट वेरी इफेक्टिव और वो फ़ौरन से ठीक हो जाते हैं. सो इसके अलावा हम कुछ ओरल जेल्स भी देते हैं, कुछ स्प्रेज भी देते हैं. सो वी गिव ऑल द मेडिकेशंस टू आवर पेशेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर माउथ सोर्स, और जो ओरल हाइजीन है या ओरल इन्फेक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से काउंटर करने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको माउथ वॉशेस मिले हैं तो आप रेगुलरली यूज़ करें, स्प्रेज यूज़ करें, अपना डेली ब्रश करें, यूज़ अ सॉफ्ट टूथ ब्रश, और अपने मुंह की क्लीनिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखें. सो आपको माउथ सोर्स नहीं होंगे और आप जो है वो माउथ के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे.
اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیموتھراپی سے ریلیٹڈ. اس طرح اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیموتھراپی سے ریلیٹڈ جو کہ ہو سکتے ہیں، جس میں ڈینٹل انفیکشنز بھی ہیں، جس کے اندر پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہونا بھی ہے، اور آئی تھنک جو کہ ریمیننگ سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ آئی تھنک دس ویڈیو از آلریڈی ویری لانگ. So thank you very much. Take care of yourself, and if you have any questions, do write in the comments and we will discuss in the next coming video. Thank you very much.